हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए, जहां एलएसी पर भारत से शांति करके फिर अमेरिका से भिड़ने की तैयारी में जुट गया है चाइना। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, ये बताएंगे आपको। साथ ही आगे की खबर में बताएंगे जहां पर क्या पटरी पर लौट रही है भारत और पाकिस्तान के संबंध। दोनों देश एलओसी से स्पेशल सैन्य दस्ते हटाएंगे। दोस्तों, करेंगे इस पर भी छानबीन, बताएंगे आपको इससे जुड़ी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका ने लिया ईरान से अब तक का सबसे बड़ा बदला। जी हां दोस्तों, सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया को बनाया है निशाना। जी हां दोस्तों, साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर श्रीलंका फिर से चीन की शरण में। जी हां दोस्तों, मांगा $2.2 बिलियन का लोन, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर वीगर मुसलमानों को लेकर तुर्की ने चीन को दिखाई है आंख। जी हां दोस्तों, क्या कहा है तुर्की ने, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर क्या पाकिस्तान फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है दोस्तों, हाँ या ना, इसकी भी सच्चाई आपको बताएंगे दोस्तों। और कितना घाटा हुआ है इमरान खान को ग्रे लिस्ट में रह करके दोस्तों, इसकी भी बात आपको बताएंगे। जहां पर पाकिस्तानी क्रिकेटर वापसी करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसके लिए उनको देना पड़ेगा इतने लाख रुपए, बताएंगे वो कौन सा क्रिकेटर है। साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों। चुनाव के डेट तो जारी कर दिए गए दोस्तों, लेकिन चुनाव आयोग पर बड़ी उंगली उठाई गई है ममता सरकार की तरफ से। क्या कहा है ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगर आपका भी इस बैंक में अकाउंट है दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। जहां पर अगर ये छोटी सी गलती कर दी आपने दोस्तों, तो आपका पूरा बैंक बैलेंस हो सकता है खाली। बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं दोस्तों, तो बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो और चीज संभव है और भारतीय सेना है, हमारा देश गर्व से जी रहा है और इस बार बंगाल में परिवर्तन अवश्य ही होगा, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां एलएसी पर भारत से शांति करके फिर अमेरिका से भिड़ने की तैयारी में जुट गया है ड्रैगन। बता दे दोस्तों, बीते एक सप्ताह के भीतर भारत के लिए दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं दोस्तों। एक तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन के साथ डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो वहीं एलओसी पर सीज फायर को लेकर एग्रीमेंट हो गया है दोस्तों। अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी की बात करें तो कहा जा रहा है कि चीन को जो बाइडेन प्रशासन भी वैसा ही सख्त दिखाई दे रहा है जैसा ट्रंप प्रशासन। यही वजह है कि चीन अन्य फ्रंट से तनाव कम करके एक बार फिर से अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। हाल में हुए कुछ घटनाक्रम भी इसकी गवाही दे रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें, जो बाइडेन की सख्ती से चीन है परेशान। बता दें, गौरतलब है कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अभी तक चीन के प्रति किसी प्रकार के नरम रुख के संकेत नहीं दिए हैं। जो बाइडेन भी चीन के खिलाफ सख्ती दिखा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में चीन का भारत जैसे ताकतवर देश से उलझना मुश्किल पैदा करने वाला था। उसे यहाँ आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चे पर नुकसान हो रहा था दोस्तों। ड्रैगन को वैश्विक मंचों पर अमेरिका से टक्कर मिलने वाली है, इसलिए उसने अमेरिका के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी है दोस्तों। आपको बता दें कि अमेरिका साउथ चाइना सी में अपने जंगी जहाज भेज चुका है और ड्रैगन को कई बार चेता भी चुका है दोस्तों। ऐसे में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अमेरिका पर चाइना कितना ज्यादा बौखलाया हुआ है दोस्तों, और भारत और अन्य पड़ोसियों से अपने मन मुटाव खत्म करके अब अमेरिका से लड़ने की तैयारी कर रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि एक बार चाइना और अमेरिका में युद्ध हो ही जाए दोस्तों, ताकि चाइना को अकल ठिकाने आ जाए, तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमारा फुल समर्थन है अमेरिका को कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो पटरी पर लौट रहे हैं भारत पाकिस्तान के संबंध। दोनों देश एलओसी से स्पेशल सैन्य दस्ते हटाएंगे दोस्तों। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम और अन्य समझौतों को कड़ाई से लागू करने के समझौते के बाद दोनों देश अपने विशेष सैन्य दस्तों को एलओसी से पीछे हटाएंगे दोस्तों। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दरअसल दोनों देशों की तरफ से एलओसी के करीब विशेष सैन्य दस्ते तैनात किए गए हैं। ये दस्ते तत्काल आक्रामक जवाबी कार्यवाही के लिए तैनात किए गए हैं दोस्तों। इनकी संख्या को लेकर सही जानकारी नहीं है, लेकिन काफी संख्या
संख्या में ऐसे दस्ते तैनात हैं। सूत्रों ने कहा है कि फिलहाल इस प्रकार के दस्तों को LOC से पीछे हटा लिया जाएगा। यदि दोनों तरफ से संघर्ष विराम का पालन किया जाता है तो फिर ये दस्ते पीछे मौजूद रहेंगे, लेकिन घुसपैठ की रोकथाम और आतंक विरोधी ऑपरेशन में तैनात दस्ते पहले की ही भांति कार्य करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोनों के बीच नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम को लेकर 2003 में समझौता हुआ था और ये तभी से लागू है, लेकिन लगातार इसका उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में करीब 776 किलोमीटर लंबी LOC के करीब बड़ी संख्या में जनसंख्या भी निवास करती है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से होने वाले संघर्ष विराम के उल्लंघन के दौरान होने वाली फायरिंग में इन लोगों को बेवजह निशाना बनाया जाता है। दोस्तों, यदि LOC पर शांति रहती है तो इन लोगों को राहत अवश्य ही मिलेगी। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें दोस्तों, तो अमेरिका ने लिया है ईरान से बड़ा बदला। बता दें, सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया को बनाया है निशाना, कई ठिकानों पर दागी है मिसाइलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इराक में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हुए हमले का बदला ले लिया है। दोस्तों, जो बाइडेन के आदेश पर गुरुवार को सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया समूह पर हवाई हमले किए गए। दोस्तों, जहां पेंटागन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि इस महीने की शुरुआत में इराक में US आर्मी को निशाना बनाया गया था, जिसके जवाब में मिलिशिया के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी गई। आपको बता दें, पेंटागन ने बताया कि हवाई हमला बॉर्डर कंट्रोल पॉइंट्स पर ईरान समर्थित कातब हिजबुल्ला और काताब सैयद अल शुहादा को ध्यान में रखकर किया गया था। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ये हमले इराक में अमेरिका और गठबंधन सेनाओं पर किए गए हमले का जवाब है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ती है तो अमेरिका आगे भी इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम देता रहेगा। ऐसे में दोस्तों, ईरान को बड़ी चुनौती अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आप मानते हैं कि ईरान को अपनी गलती मान लेनी चाहिए दोस्तों और अमेरिका से बैर नहीं करना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगली खबर की ओर चले तो श्रीलंका फिर से चीन की शरण में चला गया। दोस्तों, बता दें, $2.2 बिलियन की लोन की मांग रख दी है चीन के सामने। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका एक बार फिर चीन की शरण में। श्रीलंका ने चीनी बैंक से $2.2 बिलियन का लोन मांगा है दोस्तों, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर को बरकरार रखा जा सके। श्रीलंका के मनी एंड कैपिटल मार्केट मिनिस्टर निवाड कैबराल ने कहा है कि श्रीलंका सरकार को भरोसा है कि वो चीन के केंद्रीय बैंक के साथ $1.5 बिलियन की मनी स्वैपिंग की डील को फाइनल कर लेगी। आपको बता दें, श्रीलंका सरकार के मंत्री निवाड कैबराल ने कहा है कि 2 सप्ताह में सरकार सब कुछ फाइनल कर लेगी। कोलंबो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार इस फंड का इस्तेमाल विदेशी मुद्रा की कमी की जरूरतों को पूरा करने में करेगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $4.8 बिलियन रह गया है, जो सितंबर 2009 में $4.2 बिलियन की स्थिति के करीब पहुंच रहा है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि श्रीलंका दोहरी चाल चल रहा है दोस्तों, जब उसे लगता है कि भारत से मदद चाहिए तो भारत के सामने झुकता है, चाइना से मदद चाहिए तो चाइना के सामने झुकता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये दोहरी चाल करने वाला श्रीलंका भी अपना रूप दिखाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में श्रीलंका के बारे में 2 बातें जरूर कह दीजिएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता कैसा मानती है श्रीलंका को। अगली खबर की अगर बात करें दोस्तों, तो वीगर मुसलमानों को लेकर तुर्की ने चीन को दिखाई है आंख। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने वीगर मुसलमानों को लेकर चीन को नसीहत दे डाली। तुर्की की सत्तारूढ़ पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसे AK पार्टी कहा जाता है दोस्तों, उसके प्रवक्ता उमर चेलिक ने बुधवार को दिए एक बयान में कहा है कि तुर्की चीन के शिनजियांग प्रांत में हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं और सरकार की प्राथमिकता है कि वीगर तुर्कों के साथ सही बर्ताव हो। बता दें, उन्होंने शिनजियांग प्रांत के हालात को लेकर चिंता जताई और कहा है कि इस चिंता को दूर करने का एक ही तरीका है कि चीन वीगर तुर्कों के खिलाफ अपने अनुचित व्यवहार को सुधारे। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल दिए एक बयान में भी चेलिक ने चीन से अपनी नीतियां सुधारने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों और निर्दोष नागरिकों के बीच फर्क को जरूर समझा जाना चाहिए। अगली खबर की बात करें दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। हमेशा की तरह कहता हूँ, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो नाइजीरिया में स्कूल पर फिर
से आतंकी हमला हुआ है दोस्तों, जहां 300 से भी ज्यादा लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, नाइजीरिया में हथियार बंद आतंकियों के समूह ने जामफरा के एक स्कूल पर हमला करके 300 से ज्यादा छात्राओं का अपहरण कर लिया है। जी हां दोस्तों, नाइजीरिया के सरकारी प्रवक्ता ने भी इन लड़कियों के अपहरण की पुष्टि करते हुए कहा है कि शुक्रवार तड़के हुई इस घटना के बाद से सेना और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं दोस्तों। ऐसे में इन सभी छात्राओं के रिहा होने दोस्तों और अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द इन्हें रिहा कर देना चाहिए, जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो आतंकियों को पालने की पाकिस्तान ने चुकाई है भारत भारी कीमत। FATF की ग्रे लिस्ट से हुआ है $38 बिलियन का बड़ा घाटा। बता दें, पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने के कारण तगड़ा आर्थिक झटका लगा है दोस्तों। दरअसल आतंकवाद के वित्तीय मदद पर निगाह रखने वाला पेरिस बेस्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने से इसे $38 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान को 2008 से ही ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। पड़ोसी मुल्क तब से ही लगातार इस लिस्ट से बाहर निकलने का प्रयास करता रहता है दोस्तों। भले ही पिछले 12 सालों में पाकिस्तान की सत्ता संभालने वाले नेता लोगों को ये कहकर झांसे में रखते हैं कि ग्रे लिस्ट में होने से देश को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के एक स्वतंत्र थिंक टैंक की इस शोध वाली रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है दोस्तों। इस रिपोर्ट का शीर्षक है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर FATF की ग्रे लिस्टिंग का प्रभाव। ये रिपोर्ट दोस्तों ऐसे समय पर आई है जब FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया है। FATF द्वारा किए गए समीक्षा में पाया गया है कि पाकिस्तान 27 बिंदुओं वाले एक्शन प्लान को पूरा करने में असमर्थ रहा है दोस्तों। ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान को कितना ज्यादा घाटा हुआ है दोस्तों, $38 बिलियन, जिसको हम रुपए में गिन भी नहीं सकते दोस्तों। यानी कितना बड़ा अमाउंट पाकिस्तान को नुकसान के तौर पर होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अगर कोई भी देश इस प्रकार की जरूरत करता है दोस्तों आतंकवादियों को पनाह देने की, तो ऐसे देशों को इसी प्रकार से घाटा होना अनिवार्य है। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ये तो होना ही था अवश्य लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को गैंगस्टर बोलकर जमकर भड़का चीन। कहा, इन देशों के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ गुंडागर्दी की है। जी हाँ दोस्तों, बता दें चीन के रिश्ते इस समय न केवल भारत और अमेरिका बल्कि ऑस्ट्रेलिया से भी तनाव भरे चल रहे हैं दोस्तों। चीन का आरोप है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका केंद्रित नस्लवादी और माफिया स्टाइल कम्युनिटी का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया फाइव आइज नामक इंटेलिजेंस गठबंधन का हिस्सा है दोस्तों, जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल हैं। ये लंबे समय से चला आ रहा वो गठबंधन है दोस्तों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित इन 3 देशों के साथ इंटेलिजेंस से जुड़े मामलों पर काम करता है दोस्तों। अब चीनी सरकार के अखबार द ग्लोबल टाइम्स में इस गठबंधन को व्हाइट सुप्रीमेसी की धुरी वाला एक नकली अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बताया गया है। अखबार के संपादकीय में कहा गया है कि अमेरिका केंद्रित इस नस्लवादी गठबंधन के सदस्य देश अपनी मर्जी और अहंकार से चीन को उकसाने का काम करते हैं और उसी तरह अपने अधिपत्य को मजबूत कर रहे हैं दोस्तों, जैसे सभी गुंडे यानी गैंगस्टर किया करते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इन देशों का उद्देश्य चीन के विकास के अधिकारों को रोकना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे चाइना कितना ज्यादा बौखलाया हुआ है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पर और उन सभी देशों पर जो ऑस्ट्रेलिया का साथ देते हैं, जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चाइना को इसी प्रकार से मिर्ची लगती रहनी चाहिए और अन्य देशों को अपना काम करते रहना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में चीन को मिर्ची जरूरी है जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में 3 समाचार संस्थानों के साथ कर दिया भुगतान का समझौता। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रकाशकों के साथ प्रारंभिक समझौता होने की घोषणा कर दी है दोस्तों। इससे ठीक एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की संसद ने वो कानून पारित कर दिया जिसमें डिजिटल कंपनियों को खबरें दिखाने के एवज में भुगतान करने का प्रावधान है। फेसबुक ने कहा है कि 3 स्वतंत्र समाचार संस्थानों जो कि प्राइवेट मीडिया, स्वार्थ मीडिया और सोलिस्टिक मीडिया के साथ आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
फेसबुक ने एक बयान में कहा है कि वाणिज्य समझौते के संदर्भ में अगले 60 दिनों में पूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अगली खबर की बात करें ऐसे में दोस्तों, तो WHO के चीफ ने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की है दोस्तों। कहा है कि आपकी ही वजह से 60 देशों को मिल पाया है कोरोना का टीका, दूसरे देशों को भी आपसे सीख लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद किया है दोस्तों। WHO प्रमुख टेड्रोस एधनम घेब्रेयेसस ने गुरुवार को कहा है कि कोवैक्स और कोविड-19 वैक्सीन की खुराक को साझा करने में आपकी प्रतिबद्धता 60 से अधिक देशों को अपने स्वास्थ्य कर्मियों और प्राथमिक समूहों को टीकाकरण शुरू करने में मदद कर रही है। WHO प्रमुख ने आगे कहा कि उम्मीद है कि बाकी देशों को भी आपके इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एकजुटता दिखाते हुए दुनिया के विभिन्न देशों को अनुदान, सहायता और कमर्शियल सप्लाई के तहत अब तक कोरोना की 371.91 लाख खुराकें उपलब्ध करा दी हैं दोस्तों। ऐसे में भारत का ये दरिया दिल्ली का आप समर्थन करते हैं दोस्तों, तो मोदी जी को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां खुद कर्ज में डूबा पाकिस्तान तो श्रीलंका को $5 करोड़ का कहां से देगा कर्ज। आपको बता दें दोस्तों, नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने श्रीलंका को रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए $5 करोड़ यानी कि लगभग 4 अरब रुपए की नई ऋण सुविधा देने की पेशकश कर दी है दोस्तों। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के संयुक्त बयान के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने श्रीलंका की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान इस नई ऋण सुविधा की घोषणा की है। ये यात्रा बुधवार को संपन्न हुई दोस्तों। आपको बता दें, बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग पर संतोष जताते हुए कहा है कि स्टाफ स्तर की बातचीत को रक्षा वार्ता तक पहुंचाने से सुरक्षा क्षेत्र में संबंध मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने $5 करोड़ की नई रक्षा ऋण सुविधा की घोषणा कर दी है दोस्तों। आपको बता दें कि पाकिस्तान खुद ही चीन समेत कई देशों के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में अब वो ये पैसा कहां से लेकर आएगा, इसकी खबर कोई नहीं जानता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, क्या ये पैसा आतंकवाद के रास्ते आएगा दोस्तों, हाँ या ना। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो श्रीलंका को भारत से कोविड वैक्सीन की 5 लाख डोज मिली है दोस्तों, जिससे चीनी वैक्सीन का अब नहीं करेगा श्रीलंका इस्तेमाल। बता दे, कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल वक्त में भारत दुनिया के लिए मसीहा बनकर उभरा है दोस्तों। ऐसे में भारत ने श्रीलंका को भी वैक्सीन की 5 लाख डोज भेंट की थी, जिसकी दूसरी खेप भी अब उसे मिल गई है दोस्तों। श्रीलंका में भारत के उच्चायोग ने ट्वीट करके बताया कि भारत से 5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खेप कल श्रीलंका पहुंच गई। श्रीलंका के कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री चन्ना जयसूम ने कहा है कि गुरुवार को कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज आई है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के स्टेट फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक समझौते के तहत नई खेप का ऑर्डर दिया गया था, जिसका वैक्सीन वितरण शुक्रवार से शुरू होगा दोस्तों। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही प्रधानमंत्री मोदी जी का केरल और तमिलनाडु का दौरा रद्द हो गया है दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से हाथापाई, जहां नेता प्रतिपक्ष के साथ 4 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ बदसलूकी की गई दोस्तों। राज्यपाल के साथ कांग्रेस के कुछ विधायकों ने विधानसभा परिसर में कथित तौर पर हाथापाई की है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेसी विधायकों के इस आचरण के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा पेश किए गए विधायकों के निलंबन के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेसी नेता कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो रहे हैं दोस्तों और हिंसा कुछ ज्यादा ही फैला रहे हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों इन कांग्रेसी नेताओं को लेकर। अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी से जब जॉब मांगने पर ट्रोल हुई स्वरा भास्कर, यूजर्स ने कहा वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई निर्माता निर्देशक नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की
बात करें तो भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कह दिया है अलविदा। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने शुक्रवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। भारत के लिए 57 वनडे और 22 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले यूसुफ पठान ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट के साथ क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला कर दिया है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे पठान के इस अलविदा वाले ट्वीट पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो 28 फरवरी को तमिलनाडु और पुडुचेरी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जी हां दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी रविवार यानी 28 फरवरी को तमिलनाडु और पुडुचेरी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के नेताओं ने बताया है कि अमित शाह तमिलनाडु और पुडुचेरी में पार्टी की सांगठनिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। शाह के कार्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक वो शनिवार को तमिलनाडु जाएंगे और रविवार सुबह पुडुचेरी में कराईकल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले के जानकीपुरम में विजय संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें तो फिर वापसी करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल। इसके लिए उन्हें देने होंगे 42,50,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर उमर अकमल के लिए लंबे समय के बाद एक अच्छी खबर सामने आई है। उमर 18 महीने का प्रतिबंध झेल रहे हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी सीएस ने उनका निलंबन घटाकर अब 12 महीने कर दिया है। दोस्तों, उमर को पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश की रिपोर्ट नहीं करने पर क्रिकेट से बैन कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में 12 महीने का बैन पूरा करने के बाद उमर एक बार फिर क्रिकेट में लौटने के योग्य हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए अकमल को 42,50,000 का फाइन भी भरना होगा। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह से फर्जीवाड़े में फंसे इस उमर अकमल क्रिकेटर के लिए? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो जैसे ही पश्चिम बंगाल में 8 चरणों के चुनाव की हुई घोषणा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। कहा बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने लिया है ये फैसला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 8 राज्यों में वोटिंग का ऐलान किया है। इस पर सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि असम में सिर्फ 3 राउंड में ही वोटिंग होनी है। इसके अलावा 3 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होना है, जबकि पश्चिम बंगाल में 8 राउंड में वोटिंग कराई जाएगी। ये गलत बात है। चुनाव आयोग के ऐलान के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में आयोग ने ही एक ही जिले में 2 या 3 राउंड में वोटिंग का फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने बीजेपी के कहने पर 8 राउंड में चुनाव कराने का फैसला लिया है। उन्हें जो बीजेपी ने कहा उन्होंने वही किया। ममता बनर्जी ने कहा कि आखिर अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी एक ही राउंड में वोटिंग क्यों नहीं कराई जा रही? आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी कितना ज्यादा बौखला गई है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। दोस्तों, और चुनाव आयोग को भी भारतीय जनता पार्टी की ही मिली हुई बता रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को इसी प्रकार से भाजपा के सभी नेताओं को मिलकर जवाब देना चाहिए दोस्तों, और चुनाव आयोग को भी घेरना चाहिए और ममता बनर्जी को भी घेरना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से, तो आप कमेंट सेक्शन में ममता के इस बात का जवाब जरूर देगी चुनाव आयोग। कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो भारत में टीकाकरण से जुड़ी खबर, जहां अब पसंदीदा केंद्र पर वैक्सीन लगवा सकेंगे और निजी अस्पतालों में भी होगा टीकाकरण। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो 31 मार्च तक लागू रहेंगे कोरोना महामारी के लिए मौजूदा दिशा निर्देश। गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो एसबीआई ने 44 करोड़ ग्राहकों को किया है अलर्ट। मोबाइल पर मिला ये एसएमएस तो फटाफट करे ये काम, वरना होगा भारी नुकसान। बता दें, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 44 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को यूपीआई फ्रॉड के प्रति आगाह किया है। एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर ग्राहकों को सावधान किया है। दोस्तों, बैंक ने कहा है कि अगर आपको यूपीआई के जरिए खाते से पैसे डेबिट किए जाने का एसएमएस अलर्ट आता है जो आपके द्वारा नहीं किया गया है तो अलर्ट हो जाएं। इन एसबीआई ने कहा है कि इन सुझावों का पालन करें और सतर्क रह जाएं। ऐसे में दोस्तों, कितने भाई बहन हमारे जो एसबीआई से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बड़ी ही जानकारी वाली खबर थी। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने
भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को